ठीक है, बूटस्ट्रैप वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? सैम्पलिंग, कॉन्फिडेंस वगैरह ये सब किया था, ठीक है। देखो बूटस्ट्रैप मेथड कुछ नहीं है, मैं जैसे ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गई। एक मिनट, बूटस्ट्रैपिंग कौन सा बोल रहे हो आप? हेलो। या हाय मैम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, मैं इंस्टीट्यूट पे ही हूँ। हाँ जी, ओके ओके मैम। ओके ओके मैम। हाँ, बूटस्ट्रैप वाला कौन सा? के नीचे? ये वाला? अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया बेसिकली। हमारा गोल क्या है कि भाई हम ना जो स्प्रेड निकालते हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकालते हैं, वो ना हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो प्रॉपर फॉर्मूलाज के थ्रू, जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, टी क्रिटिकल एंड एवरीथिंग के थ्रू, ठीक है। उसी का एक दूसरा मेथड होता है बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग में हम क्या करते हैं, हम ना बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स ले लेते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल्स ले लेते हैं। एंड उस सैंपल में जितना भी हमें 95% चाहिए, जितना भी चाहिए। हेलो। हाँ जी मैम, आ गए। ओके। मैम आप 1:30 बजे तक आ जाइएगा, 1 1:30 बजे तक आ जाइएगा। हाँ जी मैम। हटिए। हाँ, तो हम बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे हमने टी क्रिटिकल में 95% मेंशन किया था यहाँ पे, सेम तरीके से हम यहाँ पे भी 95% मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने टी क्रिटिकल बताया था तब भी मैंने ये बताया था कि 2.5% से लेके 97.5 तक जाएंगे तो 95% बनता है। हमने वही सेम चीज यहाँ पे करी है, 2.5% से लेके 97.5% तक गए हैं, ताकि 95% ऑफ द डेटा हम कवर कर सके आउटलायर फ्री करके। तो ये कुछ भी नहीं है बेसिकली, मैंने बस सैंपल्स निकाले, उसका मीन निकाल के बूट मीन की जो मेरी एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर स्टोर करता गया, ठीक है। और फिर जो ये डेटा है, इसमें से मैंने 2.5% वाली बाउंड निकाल लिया और 97.5% वाला बाउंड निकाल लिया। ये रहा ना, यहाँ पे मैंने 2.5 निकाला लोअर के लिए, अपर के लिए 97.5 निकाला, ठीक है ना। इससे बस मेरे बाउंड से जाते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, 2.5 पता है ना क्या है? नहीं, लोअर बाउंड तो है। बेसिकली परसेंटाइल होता है, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैं अगर 100% डेटा के ऊपर बात करूं, ठीक है, तो मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालूंगा तो डेट विल बी 50%, ठीक है। तो इसी तरीके से जो 2.5% के लिए मीडियम आएगा, मीडियन आएगा, जो 2.5% के लिए मीडियन आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। 50% पे और मैं 50 और मिनिमम का निकाल लूंगा तो 25 पे पहुंच जाऊंगा। 25 और मिनिमम का निकाल लूंगा तो 12.5 पे पहुंच जाऊंगा, है ना। इसी तरीके से हम 2.5 पे भी जा सकते हैं और 97.5 पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। वही निकाला बस हमने यहाँ पे, ठीक है। आपको कल वाला समझ आया था? कोई डाउट है? अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब होता है कि जो मेरा मीन की जो वैल्यू होगी, वो लोअर बाउंड से अपर बाउंड के बीच में लाई करेगी कहीं पे। मतलब डेटा थोड़ा बहुत मैनिपुलेट होता है, डेटा थोड़ा बहुत चेंज भी होता है अगर, तो भी जो मीन की वैल्यू है वो ज्यादातर इन दो वैल्यूज के बीच में ही रहेगी। यही स्प्रेड हम बूटस्ट्रैपिंग से निकालते हैं, यही स्प्रेड हमने क्रिटिकल के मेथड से भी निकाला था, और यही स्प्रेड हम प्रॉपरली अपना हिस्टोग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आएंगी डिपेंडिंग ऑन द सैंपल एंड एवरीथिंग, तो वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आएंगी, बट द मेन कंसेप्ट इज कि मीन इन दो वैल्यूज के बीच में ही पड़ेगा हमेशा। हिस्टोग्राम से काफी बड़ी हमारे पास रेंज आती है, सबसे प्रिसाइज रेंज हमारे पास टी क्रिटिकल की मेथड से आती है, और जो हमारा पास बूटस्ट्रैपिंग मेथड है उससे भी हमारे पास एक रेंज आती है, काफी प्रिसाइज होती है। बट बूटस्ट्रैपिंग सॉरी टी क्रिटिकल से थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा होता है इसका, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे। तो इन दो वैल्यूज को देखो, 18.66 से 20.90 पे जा रहा है, और यहाँ पे देखोगे 18.58 से 20.92 पे जा रहा है, तो थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा होता है ना। 0.04 पॉइंट्स का स्प्रेड ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ है ना। 66 से ये 58 पे चला गया,
0.04 नहीं हुआ, ये 6 into 8, 0.08 यहाँ पे हुआ, और 90 से 92 पे चला गया था नीचे, तो 0.2 हो गया ना ये, 0.02। 0.08 ऊपर था, 0.02 नीचे हो गया, तो 0.1 का बेसिकली डिफरेंस आ गया, है ना। जो ये वाला रेंज है, इसमें और इसमें 0.1 का डिफरेंस है। तो ये बताया कि बूटस्ट्रैपिंग में थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा आता है हमेशा। ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो आज का हमें कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हमारे पास अगर मैं मेजरली बात करूं तो इंटेंशियल के अंदर तीन कंसेप्ट कवर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट होता है सैम्पलिंग का, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, और लास्टली मेरे पास रिग्रेशन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तीन ही मेन कंसेप्ट होते हैं इंटेंशियल के अंदर। ठीक है, तो हमने सैम्पलिंग का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था कल। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंसेप्ट के अंदर हमारे पास चार मेजर टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाई कैसे जाती है, कितने टाइप की होती है एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर हर एक टाइप के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट करता है मेरे पास। तो तीन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। टोटली हमारे पास चार वैसे टेस्ट होते हैं, बट एज अ डेटा साइंस हमें तीन के बारे में पढ़ना होता है। वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, कल बताया तो नहीं था ये वाला पार्ट? नहीं बताया था ना। तो हम तीन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाइपोथेसिस बनाना, क्योंकि हाइपोथेसिस बनाने में कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे को। हाइपोथेसिस बनाना इज प्योरली थियोरेटिकल चीज। ठीक है, उसमें जो टेस्ट करते हैं वो फिर हम कोड लिख के प्रॉपर अलग अलग टेस्ट के थ्रू उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने डेटा को एनालाइज किया और मेरा ना कोई थॉट आया कि भाई मेरी जनवरी में सेल्स डिप जा रही है, या फिर मेरी जो पीक आता है वो अप्रैल आता है। ठीक है, मैंने डेटा को एनालाइज किया, बेसिकली जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है उसके थ्रू, एंड मेरे को कुछ मेरा एक हाइपोथेसिस आई। इसको मैं हाइपोथेसिस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई एनालाइज करके, हाँ, बेसिकली द पॉइंट इज कि मैंने अभी, हाँ, एनालाइज किया है, एनालाइज करके मेरे को एक रिजल्ट मिला है। बेसिकली मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है डेफिनेटिव कि ऐसा ही है, इसलिए उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, हाँ, जब भी हम हाइपोथेसिस निकालते हैं हम दो तरीके की हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली होती है मेरे पास नल हाइपोथेसिस या ओरिजिनल हाइपोथेसिस या H0 बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है सेम ही चीज के। ठीक है, और दूसरी होती है मेरे पास एंटी हाइपोथेसिस या HA बोलते हैं उसे। ठीक है, बेसिकली नल हाइपोथेसिस तो जो मेरी ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वही हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा देखा, उसके अंदर ना मेरे को 3 3 बहुत ज्यादा दिख रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस डेटा का मीन 3 आएगा, तो दैट इज माई हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमें बनानी होती है एक एंटी हाइपोथेसिस। ठीक है, एंटी हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम अपनी ओरिजिनल हाइपोथेसिस को निगेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बार में बोला था कि मीन 3 आएगा, दूसरी बार में बोलूंगा मीन 3 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, एक्स बार इक्वल टू 3 एंड एच ए में हो गया एक्स बार नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास यू कैन से कैटेगरीज होती हैं, थ्री मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम हर एक हाइपोथेसिस को उन्हीं कैटेगरीज में किसी में फिट करने का ट्राई करते हैं हमेशा। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहली जो हाइपोथेसिस की कैटेगरी आती है वो होती है सिंगल वेरिएबल वाली। जैसे मैंने अभी एक्स मीन की बात करी, तो एक्स इज माई सिंगल वेरिएबल। इसके बेसिस पे मैंने मीन कैलकुलेट किया, मतलब मीन एज्यूम किया, मीन हाइपोथेसाइज किया। ठीक है, तो ये होता है मेरा सिंगल वेरिएबल वाला। ठीक है, फिर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल वाली आ सकती है। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने पेंगुइन्स वाले डेटा सेट की बात करी, ठीक है, तो मेल्स का बॉडी मास इज इक्वल टू फीमेल का बॉडी मास। दो वेरिएबल यूज कर रहा हूं मैं, एक तो जेंडर और एक मास, राइट। तो जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मैं यूज करता हूं तो मैं चला जाता हूं अपना सेकेंड कैटेगरी में। ठीक है, इसके लिए हर एक कैटेगरी के लिए ना अलग से टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल वाले की अगर मैं बात करूं तो वन सैंपल टेस्ट होता है। दो वेरिएबल वाले की बात करूं तो टू सैंपल टेस्ट होता है। ठीक है, दो से ज्यादा वेरिएबल पे भी टू सैंपल टेस्ट रहता है। फिर भाई तीसरी कैटेगरी कौन सी है, एक वाली उसमें कवर हो गई, दो दो से ज्यादा वाली यहाँ पे कवर हो गई। तीसरी जो हाइपोथेसिस की कैटेगरी है दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसके अंदर मैं डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस देखता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से मैं अपने टाइटैनिक वाले डेटा सेट में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो सर्वाइवल रेट है वो डिपेंड्स अपॉन जेंडर। ठीक है, तो दिस इज माय थर्ड कैटेगरी ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलाज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वी हैव ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है,
अब ठीक है, चलो हमारे पास तीनों हाइपोथेसिस हमें पता लग गई, तीनों को टेस्ट कैसे कैसे करना है वो पता लग गया। ठीक है, अब टेस्ट अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को टेस्ट का रिजल्ट देखना आना चाहिए। ठीक है, जो टेस्ट का रिजल्ट है उसमें वैसे आपको हर एक अलग टेस्ट में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ रिजल्ट मिलते हैं, बट जो एक वैल्यू कॉमन रहेगी दैट विल बी पी वैल्यू। ठीक है, तीनों ही टेस्ट में आपको पी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, पी वैल्यू नाम है एक वैल्यू का, पी वैल्यू कहते हैं उसे। ठीक है, पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, पी वैल्यू को देखते कैसे हैं कि भाई पी वैल्यू अगर आपकी 0.05 से छोटी आ रही है, अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो जाती है, जो एंटी हाइपोथेसिस है वो सही है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने एक्स मीन इज 3 बोला था, ठीक है, और मेरी पी वैल्यू 0.05 से काफी छोटी आ गई, तो भाई आई कैन से कि एक्स का जो मीन है वो 3 नहीं है। ठीक है, और मेरी पी वैल्यू बढ़ी जाती है 0.05 से, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स मीन 3 ही है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आई है? कोई डाउट? नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वन सैंपल टेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस वही हम अज्यूम कर रहे हैं। मैं जो हाइपोथेसिस अज्यूम करी है वो है कि जो एक्स मीन है दैट इज 7। ठीक, मैंने जो हाइपोथेसिस अज्यूम करी है एक्स मीन को 7 माना है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने वन सैंपल टेस्ट परफॉर्म किया, जो एक्स कॉलम देना पड़ेगा मेरे को, तो कॉलम मैंने टिप्स का कॉलम दिया, इसका मीन मैंने 7 एज्यूम किया था, तो मैंने अगले में टी टेस्ट एंड पी वैल्यू, टेस्ट वैल्यू एंड पी वैल्यू निकाली, और इसके अंदर वन सैंपल टेस्ट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, एक्स कॉमा 7 के ऊपर, भाई एक्स का मीन 7 है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट वैल्यू, पी वैल्यू और एक्चुअल मीन क्या है वो प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पी वैल्यू देखोगे तो पी वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा छोटी आई है। बहुत ज्यादा छोटी कैसे भाई, 3.1 लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा छोटी ऐसे है क्योंकि लास्ट में ई भी लिखा हुआ है। ई रिजॉल्व करना आता है आपको? ई रिजॉल्व करना आता है, जो ये ई लिखा आ रहा है पी वैल्यू में दिख रहा है लास्ट में। यहाँ पे जो ये ई लिखा है इसका मतलब पता है? देखो, ई रिजॉल्व करने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है कि भाई मेरे पास ना ई दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा, या तो ई प्लस समथिंग या ई माइनस समथिंग, जैसे यहाँ पे माइनस वाली है। राइट, माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे 120 लिखा है, तो भाई जो भी ये वैल्यू है ना उसको 1 फॉलोड बाय 120 जीरोस, उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। करेंगे पॉइंट? -120 जो उसके आगे डेसिमल में है और 120 से डेसिमल में। हाँ, बेसिकली आप कह सकते हो डेसिमल में नहीं, 3 भी डेसिमल के पीछे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास समथिंग वैल्यू है 3.14 ई माइनस 20। ठीक है, इस तरीके की कोई वैल्यू है मेरे पास, तो जो 3.14 है, 3.14 जो है इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 फॉलोड बाय 20 जीरोस। ठीक है, टू 20, या फिर आई कैन से कि 10 टू द पावर 20 से, सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है, बात समझ आइए। ऐसे ही अगर e प्लस 20 होता, तो उसको मल्टीप्लाई, हाँ जी, 3.14 को मैं मल्टीप्लाई करता 10 टू द पावर 20 से। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेरी पी वैल्यू आई है दैट इज समथिंग नंबर और लास्ट में ई माइनस 120 है, तो मतलब 120 10 टू द पावर 120 से डिवाइड होगा ये, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आई है। वहां थ्रेशोल्ड क्या था 0.05, उससे तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब जो एक्स का मीन है वो 7 नहीं है, जो कि आप नीचे वेरीफाई भी कर सकते हो कि मीन इज 2.99। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ जो कि बहुत क्लोज है मेरे एक्चुअल मीन से, तो फिर मेरा भाई ये अच्छा खासा रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ, गिव इट अ सेकंड। हाँ, पहले वही रन करना पड़ेगा, डेटा सेट तो इंपोर्ट करोगे ना। ठीक है, मैं डेटा सेट इंपोर्ट किया, अब इसके बाद मैं वन सैंपल टेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा वन सैंपल टेस्ट, इसको मैंने परफॉर्म किया x3 पे, तो x3 पे देखो जो वैल्यू आ रही है पी वैल्यू दैट इज 0.9845, जो कि 0.05 से बड़ा हो जाता है।
तो मेरा x का मीन मैं 3 बोल सकता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल मीन 2.998 है, ठीक है, ओरिजिनल मीन 2.998 है, बट अप्रोक्सीमेटली 3 ही हुआ। गेटिंग योर पॉइंट कि भाई 2.998 है, उसको राउंड ऑफ कर दो 3 ही बनेगा वो, है ना। हाँ अप्रोक्सीमेट आता है, कभी एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं लग सकता ना मीन क्या होगा। गेटिंग योर पॉइंट कि भाई, हाँ हाँ हाँ, और मैं इसको 2.5 कर दूंगा, तो इतना सेंसिटिव होता है कि इसको ये रिजेक्ट कर देगा। इसको रिजेक्ट कर दिया इसने, 2.7 तक भी रिजेक्ट करना चाहिए इसे। हाँ देखो 2.7 पे भी रिजेक्ट कर रहा है, बट जैसे जैसे मैं मीन के क्लोज आता जा रहा हूँ वैल्यू देखो बड़ी होती जा रही है ना। 2.8 पर आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए इसे। हाँ 2 पॉइंट नहीं, 0.05 से बढ़ाना चाहिए, 2.8 पे भी एक्सेप्ट नहीं किया, 2.9 पे कर लेगा, 3 पे भी कर रहा है। 2.9 पे किया, 3 पे कर रहा है, 3.1 पे भी नहीं करेगा। मैं 3.1 करता हूँ इसे, नहीं 3.1 पे शायद कर लेगा। हाँ 3.1 पे भी एक्सेप्ट कर रहा है, 3.2 पे नहीं करेगा, 3.2 पे नहीं कर रहा है, मतलब एक पॉइंट ऊपर नीचे का। 0.1 से बढ़ेगी, क्या 0.0 नहीं होनी 0.05 से बड़ी होनी चाहिए पी वैल्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली 2.9, 3 एंड 3.1 ये तीन वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब देखो मीन टेक्निकली 3 है, अगर मैं राउंड ऑफ करके देख लूं तो एक पॉइंट पीछे एक पॉइंट आगे तक एक्सेप्ट कर रहा है बस ये, मतलब हाईली सेंसिटिव है। ठीक है, ठीक है ना। चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि आप मीन से बड़ा जाओगे तो पी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसमें आप मीन से कितना दूर हो उसके ऊपर पी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एग्जिस्ट करता है टू सैंपल टेस्ट। ठीक है, टू सैंपल टेस्ट में हम दो सैंपल्स की बात करते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई पेंगुइन्स के डेटा सेट में आई एम अज्यूमिंग कि जो मेल पेंगुइन्स का मास है दैट इज इक्वल टू फीमेल पेंगुइन का मास। दिस इज माय ओरिजिनल हाइपोथेसिस। अगर मैं इसको निगेट कर दूं तो मेल पेंगुइन्स का जो मास है दैट इज नॉट इक्वल टू फीमेल पेंगुइन का मास, राइट। इस हाइपोथेसिस को हम टू सैंपल टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन करा हुआ है, बट रन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टिप्स की जगह पे पेंगुइन्स करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब हम इसको दोबारा रन भी कर सकते हैं। ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल्स का मास निकाल लिया है, सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स का मास निकाल लिया है, और मैंने इसको वेरीफाई करने को दे दिया है। नैन पॉलिसी ओमिट का मतलब है कि भाई अगर कहीं पे भी नल वैल्यूज है तो उसको ओमिट कर दो, हटा दो। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो पी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, समझ आया है? बढ़िया हुई तो बहुत ज्यादा बड़ी आ गई तो इक्वल है। क्लियर, दिस इज हाउ बेसिकली यू टेस्ट टू वैल्यू, टू सैंपल टेस्ट। ठीक है, ठीक है, वन सैंपल टेस्ट का कोड लिख लिया था तो देखिए आपने, हाँ, टू सैंपल का भी कर लो, फिर ची स्क्वायर पे चलते हैं। सॉरी, हाँ ये इनके नाम है। जब आप वन सैंपल टेस्ट की बात करते हो तो टी टेस्ट अंडरस्कोर वन सैम्प होता है, इसका नाम वन सैम्प है, इसमें टी टेस्ट अंडरस्कोर आई एन डी है। ठीक है, और ची स्क्वायर तो है ही अलग, उसका ची टू कंटिजेंसी होता है, तो वो तो नाम ही अलग हो जाता है पूरा।
ठीक है, लिख लो तो बताना। हो गया? ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अबाउट ये इफेक्ट सेजिंग है, इस पे बाद में आती है। तो नेक्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड ची टू ची स्क्वेयर टेस्ट। ठीक है, इसका नाम जब हम मॉड्यूल वाइज इंपोर्ट करते हैं तो इज कॉल्ड ची टू कंटिजेंसी। ठीक है, एंड जब आप ची टू कंटिजेंसी की बात करते हो, जब आप ची स्क्वेयर टेस्ट की बात करते हो, तो इसके अंदर ना हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक टेस्ट हाइपोथेसिस को बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हाइपोथेसिस क्या होती है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई जो सर्वाइवलशिप है और जेंडर है वो इंडिपेंडेंट है। आई एम एज्यूमिंग दैट, ठीक, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब अगर मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक हुई तो पी वैल्यू 0.05 से बड़ी आएगी। अगर छोटी हुई छोटी आई तो मतलब मैं गलत हूं और ये दोनों डिपेंडेंट है, एसोसिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मेरे को टाइटैनिक वाला डेटा सेट रन करना पड़ेगा। तो आई विल सिंपली डू टाइटैनिक, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं चीज को डेस्क पे जाऊँ अब। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले मेरे को क्रॉस टैबिंग करनी पड़ती है। ठीक है, एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें मैं जो भी दो कॉलम की डिपेंडेंस चेक करने वाला हूँ उसका एक क्रॉस टैब टेबल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस टैब टेबल का मतलब क्या होता है कि भाई जेंडर वाइज सर्वाइवल बताएगा, कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे देखो, अगर फीमेल ने जो सर्वाइव नहीं किए वॉज 81, फीमेल जो सर्वाइव करी वॉज 233, मेल जो सर्वाइव नहीं किए वॉज 68, एंड मेल जो सर्वाइव किए वॉज 109, 109। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस टेब बना लेते हैं, क्रॉस टेबल बना लेते हैं। मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे मेरा क्रॉस टेबल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इस में तीन टेस्ट होते हैं जो कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अपनी हाइपोथेसिस के लिए।
गए? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आ जाता है वो आ जाता है इफेक्ट साइजिंग का। ठीक है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आता है वो आता है इफेक्ट साइजिंग का। ठीक है, तो यही हाइपोथेसिस वगैरह में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट साइजिंग में हम क्या देख रहे होते हैं कि भाई जो दो कॉलम्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है, हमें चीज को टेस्ट से ये पता लग गया कि वो डिपेंडेंट तो है। ठीक है, चीज को टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि वो डिपेंडेंट तो है। बट लेट्स से अगर मेरे को चेक करना है कि भाई वो स्ट्रांगली रिलेटेड है, जो उनका रिलेशनशिप है वो कुछ इफेक्ट डाल रहा है मेरे डेटा के ऊपर, नहीं डाल रहा है, सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ रहा मेरे बाकी डेटा को उससे, या फिर इंडिपेंडेंट है, और मेरे को प्रॉपरली ये चीज चेक करनी होती है, तो वी डू इफेक्ट साइजिंग। ठीक है, और इफेक्ट साइजिंग के लिए मेरे पास कोई भी लाइक प्रीमेड लाइब्रेरी नहीं है, मेरे को प्रॉपर फॉर्मूला पे जाना पड़ता है। ठीक है, सो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं पहले, तो इफेक्ट साइजिंग में हम कॉलम्स डी निकालते हैं। हम कॉलम्स डी निकाल रहे होते हैं, कॉलम्स डी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं इफेक्ट साइजिंग में। ठीक है, कॉलम्स डी एक पर्सन है जिसने एक वैल्यू दी, डी वैल्यू, एंड उसके बेसिस पे हम इफेक्ट साइजिंग करते हैं। हम जो डी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि भाई इनके बीच में रिलेशन है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। अच्छा, कौन है कौन? हाँ, कॉलन एक बंदा था, उसने एक वैल्यू दी कॉलम्स डी। वैसे सभी कॉलेज सब होता है। नहीं। ठीक है, जो कॉलम्स डी का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, इट इज एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस पूल्ड। ठीक है, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एक्स पूल्ड। ठीक है, मतलब हम दो कॉलम्स के बीच में इफेक्ट साइजिंग करते हैं हमेशा। तो सॉरी, नहीं नहीं, डी है वो लास्ट में, पूल्ड। हाँ, ठीक है, तो हम दो कॉलम के बीच में कर रहे होते हैं, तो हमने पहले कॉलम का मीन माइनस दूसरे कॉलम का मीन किया अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड है इसका भी फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस पूल्ड की बात करूं, तो इट इज रूट ऑफ n माइनस वन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, S1 N1 होगा ये। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट है उसका। ठीक है, प्लस N2 माइनस वन इंटू S2 का स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद N1 माइनस N2 प्लस 2, ये वाला मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये वाला मैंने साइन निकल लगाया, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर S पूल। ठीक है, क्लियर है? इससे हमारे पास कॉलम्स डी की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास कॉलम्स डी की वैल्यू आ जाएगी। और कॉलम्स डी की वैल्यू देखने का क्या तरीका होता है, भाई मेरे पास ना अप्रोक्सीमेटली देखता हूं मैं। ठीक है, तीन स्लैब्स होते हैं, 0.2 का, 0.5 का एंड 0.8 का। ठीक है, ठीक है, और डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसमें आती है। ठीक है, डी की वैल्यू अप्रोक्स है 0.2 के या 5 के या 8 के। ठीक है, 0.2 का मतलब होता है नो रिलेशन, नॉट रिलेटेड, कि भाई कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली हम नॉट रिलेटेड के लिए कॉलम्स डी को देखते भी नहीं है, क्योंकि हम जब हमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके लिए तो चीज को टेस्ट दिया हमारे पास। ठीक है ना, जो मेन चीज है वो 0.5 और 0.8 वाला होता है, वीक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशन का। ठीक है, तो 0.5 इज वीक रिलेशन, हाँ, मतलब बेसिकली वीक रिलेशन का मतलब हो गया कि डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बट ओवरऑल मेरे डेटा के ऊपर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो वी हैव वीक रिलेशन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब वो नहीं होता, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, एंड इनके जो डिपेंडेंस है इसका ना मेरे डेटा के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको जब हम फॉर्मुला वाइज करते हैं, जब हम कोडिंग में करते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। ठीक है, मैंने नंपाई एनपी इंपोर्ट किया, मैंने मेल का मीन और फीमेल का मीन माइनस कर दिया, इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने एस पूल्ड में
वही स्पूल्ड की वैल्यू निकाली तो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर होती है, तो मैंने एनपी डॉट स्क्वायर रूट लगा दिया। आप एक्चुअली इसकी पावर 0.5 भी कर सकते हो, सेम बात पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर n1 - 1 इंटू S1 का स्क्वायर था, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज योर वेरिएंस। क्या? एन, दिस इज नंबर ऑफ एंट्रीज। इस जो भी हमारा कॉलम है इसके अंदर कितनी एंट्रीज है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने n1 लेंथ ऑफ मेल निकाल लिया, -1, n1 - 1, और S1 स्क्वायर होता है उसके बाद। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस, है ना, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर रखा है उसे। ठीक है, प्लस n2 - 1 इंटू S2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, वेरिएंस लगा दिया मैंने, समझ आ रहा है इतना, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 - 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफ मीन निकाला था और एस पूल निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास कॉलम्स डी आ गया। यहाँ पे जो कॉलम्स डी आ रहा है वो 0.93 आ रहा है। क्लोजेस्ट किसके है, जो मैंने तीन यहाँ पे कैटेगरीज बताई थी आपको, 0.2 के क्लोजेस्ट है। जो मैंने यहाँ पे आपको तीन कैटेगरीज बताई थी, नहीं, 0.8 के क्लोजेस्ट है, जो वैल्यू थी 0.93 थी, 0.8 के क्लोजेस्ट है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है, एंड इस रिलेशन से बाकी डेटा के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट साइजिंग, ये कंसेप्ट था इफेक्ट साइजिंग का। समझ आया, कोई डाउट? सिंपल। एक बार इसका भी कोड लिख लो। जूम आउट करना पड़ेगा, दिख रहा है अभी? इसके नीचे कुछ नहीं है, देखो, ये लो, हियर इज द होल कोड। एक बार लिख लो, इसमें फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लगाया कॉलम जी का, मेरे पास कोई ऐसे डॉट डी करके वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, जैसे बाकी सब टेस्ट वगैरह में निकाल सकता था। तो इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लगाया, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, ठीक है, कि भाई कुछ मिस ना हो जाए। एक बार आप ये वाला काम करो, मैं एक कॉल अटेंड करके आया।
कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है? मेरा 729 कहाँ आ रहा है? 729 आ रहा है, कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी, देखो। हाँ श्योर श्योर। देखो कहाँ पे इशू है, कोड आपके सामने ही है। देखो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होगी ही, दिख गई ना? श्योर श्योर। हम्म। आयरन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? FE। और आयरन मैन क्या था, उसका जेंडर क्या था? मेल। FE और मेल। फीमेल। तो ऐसे तो फिर मेल का भी साइंटिफिक वर्जन लेके आओ, जब आप आयरन को चेंज कर रहे हो। नहीं मेल नहीं, वो क्या बोलते हैं? हाँ मैन आयरन का। मैन मेल। तो ऐसे तो आप मैन का भी साइंटिफिक वर्जन लेके आओगे ना? क्या? अच्छा। सेपियन बोलते हैं उन्हें, मैन को बेसिकली, ह्यूमन बींग्स को। तो पी सेपियन बन जाएगा, होमो सेपियंस, साइंटिफिक नेम फॉर मैन। ये भी सही है। ठीक है, ये वाला किया, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मेरा है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरा है, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ही हो गया ये बेसिकली इन्फ्रेंशियल का। ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, इससे हमारा मशीन लर्निंग के लिए ब्रिज बनता है बेसिकली। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए चीजें होती है, आपने भी मशीन लर्निंग से स्टार्ट करना था ना शायद से, इन्फ्रेंशियल किया था आपने सिर्फ। ठीक है। तो जो रिग्रेशन होता है दैट इज बेसिकली द पाथवे टू मशीन लर्निंग। सॉरी। आई मतलब आए कहा है, अभी तो शुरू भी नहीं किया मशीन लर्निंग, और 6 महीने से ज्यादा हो गया आपको ज्वाइन किए हुए, नवंबर में ज्वाइन किया था ना आपने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7th मंथ चल रहा है। हाँ तो 6 महीने कह सकते हो। ठीक है, हम बात करें बेसिकली रिग्रेशन के बारे में सबसे पहले। ठीक है, रिग्रेशन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, एक मैथमेटिकल पार्ट यू कैन से, ठीक है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हमारा मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पूरी मशीन लर्निंग चलती है। ठीक है। अब रिग्रेशन को अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं, मैं रिग्रेशन को बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं, तो भाई एक सीरीज होती है, नंबर की सीरीज होती है अलग अलग। ठीक है, 1 2 3 भी एक सीरीज है। ठीक है, 2 4 6 8 भी एक सीरीज हो गई। ठीक है। अब मैं रैंडम नंबर्स लू, 1000 89 67, रैंडम नंबर्स लू, तो दैट इज ऑल्सो सीरीज। ठीक है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स है बहुत सारे। नहीं, बेसिकली मैथमेटिक्स में एक नंबर ऑफ सीरीज हो सकती है, नंबर की कोई भी नंबर्स हो सकते हैं उसके अंदर, जरूरी नहीं है उसके अंदर पैटर्न एग्जिस्ट करे ना करे। ठीक है। फिर अगर पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें उस सीरीज को अलग बोल देते हैं, अगर पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करते तो उस सीरीज का नाम अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे लीनियर सीरीज एंड एवरीथिंग इज देयर। तो बेसिकली कोई भी नंबर्स हमारे पास जब एक कलेक्शन में होते हैं तो उसको सीरीज बोल दिया जाता है। ठीक है।
अब ऐसी ही एक सीरीज के ऊपर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँ, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में भी एक सीरीज ही मिलेगी, है ना। अगर मैं मान लो 1 2 3 है, उसमें हर एक के अंदर मैंने 2 2 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में भी सीरीज ही मिलेगी। तो 1 बिकम्स 3, 2 बिकम्स 4, तो 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये प्रोसेस है, इसको रिग्रेशन कहा जाता है। एडिटिंग नहीं, जब मैं एक सीरीज के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो बेसिकली मैं रिग्रेशन कर रहा हूं। ऑपरेशन मैथमेटिकली होगा, और कौन सा होगा, है ना, और कोई ऑपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिग्रेशन, ठीक है। बट ये तो था मैथ वाला रिग्रेशन, ठीक है। जब हम मशीन लर्निंग पे या फिर मशीन लर्निंग मेजरली स्टैट्स में तो नहीं, मशीन लर्निंग में मेजरली आते हैं, तो हम रिग्रेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, बट थोड़ा सा बेंड करके, ठीक है। अब देखो हमारा गोल क्या है कि भाई मेरे को एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि प्रिडिक्शन कर सके, एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि प्रिडिक्शन कर सके, राइट। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में यही तो गोल है अपना, राइट। अब जब आप रिग्रेशन की बात करो, तो अगर मैं कंपोनेंट्स में बांट लू रिग्रेशन को, तो 3 कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। एक 2 सीरीज है, एक जो बेस सीरीज है, एक जो रिजल्टिंग सीरीज है। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 सीरीज है, एक इक्वेशन हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया कोई भी, है ना। करेंगे पॉइंट, समझ आ रही है बात, ठीक है। अब मेरे को इसमें से कोई भी 2 चीजें चाहिए तीसरी चीज को निकालने के लिए। जैसे बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन क्या कहता है कि जो बेस सीरीज है और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उस पर आपकी रिजल्टिंग सीरीज आएगी। सेम ट्रू है, मैं रिजल्टिंग सीरीज पे वो ऑपरेशन रिवर्स करूंगा तो मेरी बेस सीरीज आएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये भी तो ट्रू है कि अगर मेरे पास दोनों सीरीज है तो मैं वो ऑपरेशन भी निकाल सकता हूं। बात समझ आ रही है कि भाई अगर मेरे पास दोनों सीरीज है तो मैं वो ऑपरेशन भी फाइंड कर सकता हूं। एंड जो पूरी मशीन लर्निंग है वो यही ऑपरेशन निकालने पे बेस्ड है। जो पूरी मशीन लर्निंग है वो इसी ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो 2 सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास जो डेटा होता है उसके अंदर एक कोई भी बेस सीरीज हो सकती है, बेस वेरिएबल जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है, जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना है। एक मेरे पास प्रिडिक्शन वाली सीरीज होगी, ठीक है। जैसे टाइटैनिक वाले की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स से मैं एज के बेसिस पे सर्वाइवल जज कर रहा हूं, एज के बेसिस पे सर्वाइवल जज कर रहा हूं, तो मेरे को एक ऐसा ऑपरेशन चाहिए जो कि एज को सर्वाइवल में कन्वर्ट कर सके, राइट। मेरे को कोई एक ऐसा ऑपरेशन चाहिए जिसमें मैं एज की वैल्यू पुट करूं और मेरे को सर्वाइवल की वैल्यू मिल जाए, ये पर्सन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे पास हो क्या रहा है कि मेरे पास अभी 2 सीरीज है, एक एज एक सर्वाइवलशिप, है ना। मैं ऑपरेशन फाइंड कर रहा हूं, यही ऑपरेशन मेरा एक मशीन लर्निंग का मॉडल बन जाता है। मतलब हम्म, नहीं, आप पूरी सीरीज के ऊपर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना। मैं शुरुआत में ये तो बोला कि आप पूरी सीरीज के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, हर एक के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। और जो ऑपरेशन है ये सिर्फ ऐसे भी नहीं है कि +2 +3 वाला, पूरी पूरी इक्वेशन हो सकती है ये, ठीक है ना। कि आपने सीरीज की जो वैल्यू है वो 1 +2x+89 लाइट गई है, कुछ भी हो सकता है, 1 +2x+x² प्लस कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन, है ना। तो जो इक्वेशन है दैट इज बाय मॉडल मशीन लर्निंग का, ठीक है। मशीन लर्निंग में यही हमारा मॉडल होता है, एंड इसी ऑपरेशन को फाइंड आउट करना इज बेसिकली मॉडल की ट्रेनिंग। एंड जब मैं मॉडल से प्रिडिक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो इक्वेशन में डाली जाती है, इक्वेशन का जो आंसर होता है वो मेरा प्रिडिक्शन होती है। क्लियर है, क्लियर है, समझ आया, इतना बार समझ आया, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिग्रेशन की बात करूं, इसी ऑपरेशन की बात करूं, तो भाई जो मेरी पूरी सीरीज है, मान लो 100 वैल्यूज थी मेरी, 100 वैल्यूज ही रिजल्टिंग सीरीज के अंदर होंगी, है ना। अब उन 100 की 100 वैल्यूज में जरूरी थोड़ी ना एक ही ऑपरेशन लग जाए, जरूरी नहीं है ये चीज, है ना। कि मान लो मेरा जो मैंने ऑपरेशन फाइंड किया वो 95 ऑफ द नंबर्स के लिए ट्रू हो रहा है, 5 के लिए तो स्टिल गलत आ सकता है ना। तो यही मेरी एफिशिएंसी या एक्यूरेसी बन जाती है मॉडल की, कि भाई जो मैं ऑपरेशन फाइंड कर रहा हूं वो कितने % ऑफ द टाइम सही आंसर दे पा रहा है मेरे को, ठीक है। कितने % ऑफ द टाइम मेरे को वो सही आंसर दे पा रहा है, होगा वो स्टार्ट होगा 2 मिनट 2 से, ठीक है।
वो कितने परसेंट ऑफ द टाइम मेरे को सही आंसर दे पा रहा है, दैट इज माई एक्यूरेसी ऑफ दैट मॉडल या एफिशिएंसी ऑफ दैट मॉडल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब रिग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिग्रेशन की ना एक इक्वेशन होती है। जब मैं रिग्रेशन की बात करता हूं ना तो रिग्रेशन की एक इक्वेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक्स और वाई का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, एक्स इज बेसिकली कॉल्ड बेस वेरिएबल, जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करना चाहता हूं। ठीक है, वाई इज माई प्रिडिक्टिंग वेरिएबल या प्रिडिक्टेबल वेरिएबल, प्रिडिक्ट बोल देते हैं इसे। ठीक है, जिस चीज को मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्निकल वाला जो एग्जांपल ले रहा था उसके अंदर एज विल बी एक्स एंड सर्वाइवल विल बी वाई। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिग्रेशन रिलेशन आता है दैट इज y इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस ई, बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर रिग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से रिग्रेशन किया जाता है। ठीक है, एक जो ई है ना, ये बेसिकली आप कांस्टेंट बोल लो या ये बेसिकली एरर हैंडल करने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं समीशन नहीं है, सिग्मा का साइन ये अलग होता है, ये समीशन जैसा दिख रहा है, समीशन नहीं है। ठीक है, जो बेसिकली एरर हो सकता है, गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई मान लो मैं एक सीरीज के जो ऑपरेशन फाइंड कर रहा हूं वो 95 पे तो लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है, दैट इज ट्रू। ठीक है, बट 20-30 ऐसी वैल्यूज भी हो सकती हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू दे दे। तीन तरीके हो सकते हैं एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के, मतलब एक ऑपरेशन जो रिजल्ट देगा तीन तरीके से दे सकता है। या तो एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड है वही दे दे, जैसे सर्वाइवलशिप में 0 और 1 है तो या तो 0 और 1 ही दे दे। ठीक है, या फिर वो कुछ आसपास का रिजल्ट दे रहा है, किसी में 2-3 दे रहा है, किसी में -1 -2 दे रहा है, राइट। किसी में बिल्कुल ही अलग दे रहा है, किसी में मान लो 500 दे दिया, 5 लाख दे दिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा नंबर दे दिया। तीन तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कि एक तो 0-1 के आसपास के नंबर दे रहा है, 0-1 एग्जैक्टली दे रहा है और 0-1 से बहुत ज्यादा दूर के नंबर दे रहा है, राइट। तो जो बहुत ज्यादा दूर के नंबर दे रहा होता है उसको तो हम सीधा सीधा मतलब ये ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर ही नहीं सकता, वो वाली पार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, कि भाई इतने टाइम ये गलत हो रहा है, उसको हम गलत मान लेते हैं। ठीक है, बट देयर कैन बी जो ये 2-3 वाले आ रहे हैं, इसमें हम थोड़े से एडजस्टमेंट करके उसको फिक्स कर सकते हैं, है ना। अगर मेरे को एक कांस्टेंट नंबर पता लग जाए कि जो मैं माइनस या प्लस करूंगा तो मेरा 0 या 1 में ट्रांसलेट हो जाएगा रिजल्ट, तो मैं वो कांस्टेंट के ऊपर बेस अपने कर लूंगा इक्वेशन को, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। तो देखो जैसे मान लो 2-3 2-3 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता लग गया कि भाई जो मेरी एज का नंबर है ना उसका सम परसेंट अगर मैं प्लस माइनस करूंगा इसमें तो मेरे पास 0 या 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो भाई मैं उस नंबर को जानना चाहूंगा, तो डेट इज माई कॉन्स्टेंट। इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एरर नहीं, बेसिकली मार्जिन ऑफ एरर छोड़ देते हैं ना जो, वो हो जाता है ये। ठीक है, तो जो ये ई है ये वही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोड में भी देखोगे तो कोड में ना जो आपका मैं टोटल बिल की बेसिस पे टिप प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्स मैंने टोटल बिल रखा है, वाई मैंने टिप रखा है। ठीक है, अब एक्स के अंदर मैं एस एम डॉट एड कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, एक नया कॉलम बनाता है ये, जो कि हर एक वैल्यू में क्या प्लस या माइनस होना चाहिए वो वाली वैल्यूज वहां पे फीड कर देता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत एरर का चांसेस होते हैं ना उसको फीड कर देता है पहले ही। ठीक है, सॉरी, फिर मतलब दे दिया। ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ खिला दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो कि मॉडल इक्वल टू एस एम डॉट ओ एल एस। ओ एल एस बेसिकली मेरे पास एक ऑपरेशन है, इसका नाम होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इसकी फॉर्म होती है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। इसमें सॉर्ट करके स्क्वायर करके उसका लीनियर प्रोपोगेशन करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। बेसिकली मैंने इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाया और डॉट फिट किया। ठीक है, डॉट फिट का क्या मतलब होता है, जब भी आप डॉट फिट देख लो, सिर्फ मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग में भी डॉट फिट आता है, बट मशीन लर्निंग के अंदर आप जब भी डॉट फिट देख रहे हो तो रिग्रेशन के केस में हम बी नॉट और बी 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, मैं बी नॉट और बी 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी कि ये जो पूरी इक्वेशन है सॉल्व होके वाई की वैल्यू देते मेरे को। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग योर मॉडल। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉडल डॉट समरी देख ली,
बेसिकली मॉडल डॉट समरी मेरे को वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए देखी है ताकि मेरे को पता लग सके कि मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, समरी आ रही है मतलब आपका मॉडल ट्रेन हो गया है। ठीक है, इससे प्रिडिक्शन कैसे करवाते हैं, इसकी एक्यूरेसी वगैरह कैसे जज करते हैं, वो सब हम मशीन लर्निंग में जब जाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अभी जो बेस कंसेप्ट हमने पढ़ा दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया पूरा पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो जाए तो लेट मी नो।
ठीक है, हो जाए तो बताना मेरे को। प्रत्यक्ष हो गया? ठीक है। हो गया? ठीक है। अब इसके बाद हमने हमारा मॉडल ट्रेन करना सीख लिया। ठीक है, मॉडल का बेसिक क्या होता है ट्रेनिंग का वो पता लग गया हमें। ठीक है, जब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो हमें पता लग गया एक्चुअली हो क्या रहा है बैकएंड में। ठीक है, अब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया। ठीक है, इसके बाद मेरे को ये भी चेक करना है कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है, जो मेरा ट्रेनिंग हुई है, जो उसने इक्वेशन फाइंड करी है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है। राइट, तो इसके लिए हम अलग अलग इवेल्युएशन मैट्रिसेस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अभी इन्फ्लुएंशियल में हम एक मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे विच इज कॉल्ड एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, एंड इवेंचुअली जब हम मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस भी बढ़ेंगे, जैसे F1 स्कोर होता है, आरओसी होता है, एयूसी होता है। ये काफी सारे अलग अलग स्कोर्स होते हैं हमारे पास, जिनके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा है या फिर कितना बेकार है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्योंकि हम मॉडल से प्रिडिक्शंस नहीं करवा रहे तो हम एक बहुत बेसिक, अच्छा हाँ ये भी देख लो। दिस इज बेसिकली द लाइन ऑफ रिग्रेशन। जो मॉडल ट्रेन होता है ना, वो बेसिकली ये लाइन प्लॉट करना सीखता है कि मैक्सिमम वैल्यूज इस लाइन से अलाइन करती हैं। पॉइंट? ठीक है, ये मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा में नीड नहीं होती। ठीक है, बट हाँ जो हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, वैसे तो मुझे एक डाउट है। पूछो। आपने बनाया कि क्या? जहाँ ज्यादा देर होती तो बनेगी। दिखाने के लिए अगर नोट डाउन करना है कर सकते हो। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका रिग्रेशन का, रिग्रेशन कैसे होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, अभी के लिए तो मेरे पास कोई मॉडल नहीं है जिसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे तो मॉडल को ट्रेन करेंगे अपने। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए, रियल के नाम से और स्प्रेड के नाम से। ठीक है, रियल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, अब जो गोल हुआ वो यही हुआ कि भाई प्रेडिक्टेड वैल्यूज रियल वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, है ना। बट जहां जहां पे वो गलती करेगा वहां वहां पे उसकी एक्यूरेसी गिरती जाएगी। सिंपल। तो मैंने जीरोस एंड वंस की दो लिस्ट बनवा ली है। ठीक है, जीरोस एंड वन की दो लिस्ट बनवा ली है, एंड साइज 150 दिया है कि भाई 150 एलिमेंट्स होंगे। तो भाई मेरे पास रियल में एक लिस्ट है जिसके अंदर जीरो और वन एलिमेंट्स है 150 टाइम्स। सिमिलरली प्रिडिक्शन भी एक लिस्ट है जिसके अंदर जीरो और वन है 150 टाइम्स। ठीक है, तो अब मैं सिंपली ये चेक कर रहा हूं कि जहां पे जैसे मान लो जीरो इंडेक्स है, तो पहली वैल्यूज है, दोनों में जीरो या दोनों में वन है, तो डेट बेसिकली विंस। उसने सही गैस किया, अगर अलग है तो गलत गैस किया। तो मैंने बेसिकली नीचे वही किया है कि रियल इक्वल टू प्रिडिक्शन जो है, जितनी बार भी ये है उसका मीन निकाल दो, इनटू 100 कर दो। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी आ जाएगी।
मैंने भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके परसेंटेज का सिंबल ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। सो मैं इसको जितनी बार भी रन करूंगा ये हर बार मेरे को अलग अलग परसेंटेज देगा, ठीक है। जैसे अभी 47.3 दे रहा है, आपको अलग देगा, क्योंकि भाई रैंडम है ना ये, रैंडमली तो कुछ भी परसेंटेज दे सकता है। 0 1 0 1 1 1 0 0 कुछ भी ऐसे। नहीं 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 नहीं, 0 और 1 में से, मतलब पहले एलिमेंट आया 0 1 में से कुछ भी डालेगा, दूसरे वाला आया 0 या 1 में से कुछ डालेगा, तीसरे पे 0 या 1 में से कुछ डालेगा, ऐसे 150 बार करेगा, ठीक है। ये थोड़ा रन नहीं हो रहा आई थिंक, एक मिनट, वैसे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू। हो रहा है, हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 47.33 था, मैं दोबारा रन करूंगा, 42.66 आ गया है, दोबारा रन करूंगा 54% आ गया है, ठीक है। 50, 52, 43, 50, हर बार अलग अलग आता रहेगा, क्योंकि इन दी एंड हम रैंडमली निकाल रहे हैं ना अभी तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला कोड कर लो एक बार, उसके बाद फिर आगे बताते हैं बूटस्ट्रैप एक्यूरेसी, मतलब हम बूटस्ट्रैपिंग का मेथड लगाएंगे एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए। हम्म, क्या, हाँ बताएंगे, उसका भी रीजनिंग करेंगे अभी, कुछ भी ऐसे अनरीजन नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। हो गया, आपका भी हो गया, ठीक है। क्या, ठीक है। अब हम बूटस्ट्रैप एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली बूटस्ट्रैपिंग का मेथड अप्लाई कर रहे हैं सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं ना एग्जैक्टली जो मैंने ऊपर रियल और प्रिडिक्शन वाला पार्ट किया था, सेम वही पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट 1000 टाइम्स, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी की वैल्यूज आ रही थी, वो मैं 1000 टाइम्स स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोड में यहाँ पे देख भी सकते हो, सेम मैं 1000 टाइम उसको अरेंज कर रहा हूँ, बेसिकली यू कैन से 1000 टाइम्स कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं 1000 टाइम्स करूंगा, मेरे पास 1000 एक्यूरेसी की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। हाँ, ये बस लास्ट है, ठीक है। 1000 टाइम्स करूंगा, 1000 एक्यूरेसी की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एंड उसमें से अगेन वही आउटलायर्स हटा के 2.5 से 97.5 वाला जो डेटा लेते हैं हम, ठीक है, वही सेम चीज किया, तो मेरे को ना एक रेंज मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 46 0.46 से 0.62 की रेंज मिल रही है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है कि भाई जो मेरा एक्यूरेसी की वैल्यूज रहेंगी वो ज्यादातर इस रेंज के बीच में रहेंगी, ठीक है। मतलब 95% ऑफ द टाइम्स इस रेंज के बीच में होंगी। आप यहाँ पे देखोगे भी तो बहुत कम ही वैल्यूज हैं जो इसकी बाहर जाती हैं, जैसे ये वाली बाहर गई हुई है। मैं दोबारा रन करूंगा, इसके अंदर आ गई, दोबारा रन करूंगा, अगेन इसके अंदर ही है, अगेन इसके अंदर है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स ये इसके अंदर ही आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली कई बार बाहर भी जा रही है,
मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली कई बार बाहर भी जा रही है, बट आप देखोगे तो 90% ऑफ द टाइम्स ये इसके अंदर ही लाया करेगा। ठीक है, 90 या फिर 80% लगा लो, 80-90% इसके अंदर ही लाया करेगा। ठीक है, तो दिस इज माय बेसिक रेंज, जिसमें मैं रैंडम अगर चीजें देखूं तो रैंडम चीजें भी 42 और 46% से लेके 62% तक मेरे को सही हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाला था आपका इन्फेंशियल स्टैट्स का लास्ट पार्ट। क्या? सॉरी, मीन नहीं आ रहा यहाँ पे हमारे पास ना एक्यूरेसी की वैल्यू आ रही है कि कितने परसेंट टाइम्स मेरा मॉडल सही है, कितने परसेंट टाइम्स मेरा मॉडल सही है, उसकी वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे। पॉइंट देखो, मेन जो कंसेप्ट है वो ये एक्यूरेसी वाला है। ठीक है, एक्यूरेसी निकालते कैसे, जो बूटस्ट्रैपिंग कंसेप्ट है वो सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि भाई अगर मैं ये चीज देख रहा हूँ कि रैंडमली भी अगर मैं कुछ वैल्यूज निकाल रहा हूँ तो उसकी भी एक्यूरेसी इसके बीच में फिक्स रहती है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है रैंडमनेस पे भी एक्यूरेसी। ठीक है, 50 के आसपास स्टक रहती है। ठीक है, और जो बूटस्ट्रैपिंग वाला मेथड है वो करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। इट्स जस्ट टू शो कि रैंडम अगर होगा भाई कि कोई भी मॉडल में रैंडम नहीं होता, अगर क्योंकि अगर रैंडमली वो वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है तो जो उसकी एक्यूरेसी है वो 40 से 60 के परसेंट के बीच में रहेगी। बट जो मेरे मॉडल्स हैं वो 70, 80%, 90%, इनफैक्ट जब मैं डीप लर्निंग में जाऊंगा तो 95, 98% एक्यूरेसी भी अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? यहाँ पे हमारा इन्फेंशियल सेट्स खत्म हो जाता है। ठीक है, डेढ़ घंटा कर लगा था, डेढ़ घंटा आज लगा है, इन्फेंशियल सेट्स बहुत ज्यादा बड़ा है ही नहीं। द पॉइंट इज कि डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ना, कि समझने में, देखो उसने कर रखा है, आपको समझ आ रहा है ना? तो अगर किसी को नहीं समझ आता तो वहीं पे ज्यादा टाइम लग जाता है, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो मशीन लर्निंग आज से शुरू कर दें या कल से, मतलब नेक्स्ट टाइम से करेंगे? हाँ, अगले बार से। ठीक है, तो इसमें सर जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर लो, क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीकेंड से हम मशीन लर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके। हम्म।
किस पे क्या मतलब मेरा तो चाहिए दिखाओ। ओके मैं लिख गया, मेरा लिख गया क्या लगता नहीं, है डॉट बीन में डाला ना मैंने, डॉट तो डाला है आपने। डॉट बीन का अच्छा, रैमडम लिखा है, रैमडम। चलिए, हाँ अभी भी इशू। नहीं नहीं हाँ, वो कई बार हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसका, आप दोबारा रन करोगे ठीक हो जाएगा वो। अब इसमें भी ना, आप इसको जितनी बार रन करोगे उतनी बार ये वाली वैल्यूज अलग आ सकती हैं, ठीक है ना। वही कह रहा हूँ, इसमें भी आप जितनी बार रन करोगे ये वाली वैल्यूज भी आपकी डिफर कर सकती हैं। बट आप देखोगे कि इनकी रेंज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम रहती है इसकी, ठीक है। 4662 था, ठीक है, रन करूंगा। 4662 ही है, अभी भी पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। वहां रन करूंगा 4662, 4662, 4762, ठीक है। भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट बिगर पिक्चर इज कि ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। सेम ही रहने का मतलब ये है कि भाई ये चीज ना हमको प्रूव करती है कि जब हम आगे चल के मॉडल्स की एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि रैंडमली नहीं मेरा मॉडल कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि रैंडमनेस है, रैंडमनेस की एक्यूरेसी हमेशा 40 से 60%, आप ये इतना लगा लो, 40 से 60% के बीच में रहती है। जैसे दे रहे हैं आपने, जो ये प्रिंट किया है ये, यहाँ पे इंडेंटेशन मतलब दे दिया होगा, ये इसके बूट के नीचे लिखा होगा, बाहर नहीं आया होगा। ये लूप के अंदर चल रहा है ना, तो हर एक लूप की एंट्री के बाद वो प्रिंट दे रहे हैं। 0.3652 आ रहा है आपका। हाँ ठीक है, मतलब दोबारा रन करो, इतना नहीं आना चाहिए वैसे तो। बाबा ही दे रहा है, ठीक है, आपके में रैंडम मॉड्यूल इतने पे। वही है कि जो देखो, अगर आप मेरे नंबर्स को देखो, अपने नंबर्स को देखो, या प्रत्यक्ष के भी जो नंबर्स आ रहे होंगे उनको देखो, तो अप्रोक्सीमेटली जो रेंज ना वही 40 से 60 के वाली बनती है। अप्रोक्सीमेटली रेंज वही 40 से 60 वाली बनती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है ना। वही मतलब रेंज वही है, थोड़ा बहुत इधर इधर उधर। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ पे आपका इन्फ्रेंशियल खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वीक से मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।